गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस में हम आपको आज पढ़ाएंगे 27 लेसन 27। लेसन का नाम है नवजात शिशु की देखभाल। नवजात शिशु के बारे में पता ही है सभी को। उसमें यहाँ पे पहले टॉपिक है नवजात शिशु का रुदन। यह बात तो जनसाधारण को भी विदित होती है कि शिशु गर्भ से बाहर आकर रोता है, जो उसके उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण है। लेकिन शायद यह नहीं पता होगा कि शिशु क्यों रोता है। गर्भ के अंदर शिशु का माता के रक्त से ही ऑक्सीजन तथा पोषण होता रहता है, अतः उसकी श्वास क्रिया व पाचन क्रिया को कार्य नहीं करना पड़ता है। उसकी केवल हृदय गति होती रहती है, अर्थात हृदय कार्य करता रहता है। लेकिन जब शिशु बाहरी वातावरण में आ जाता है, अर्थात माता के गर्भ से बाहर आ जाता है, तो माता के गर्भ का और बाहरी वातावरण का तापमान भिन्न होता है। उसका शरीर वायु के संपर्क में आता है, जिससे उसके शरीर में उत्तेजना होने लगती है और उस उत्तेजना से उसकी श्वास क्रिया होने में सहायता मिलती है। श्वास क्रिया आरंभ होती है और बाहरी वातावरण भिन्न होता है, तो शिशु रोना आरंभ कर देता है, जो शिशु के स्वस्थ होने का परिचायक है। शिशु जितनी तेज रोता है, फुफ्फुस में उतनी ही संकुचन व प्रसार की क्रिया होने लगती है। जन्म के पश्चात शिशु का रोना आवश्यक है। कभी कभी जब शिशु रोता नहीं है तो उसे थपथपाकर बारी बारी से ठंडा गर्म पानी डालकर रुलाया जाता है। यदि तब भी शिशु नहीं रोता है तो शिशु के मुंह पर कपड़ा रखकर फूंक मारनी चाहिए। यदि ऐसा करने से भी नहीं रोता है तो उसे चित्त लिटाकर मुंह में फूंक मारनी चाहिए। दोनों हाथों से उसकी छाती को हल्के से दबाना चाहिए। यदि ऐसा करने से भी नहीं रोता है तो तुरंत किसी बाल विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अस्पताल में तो शिशु की नाक में नली लगाकर ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जाता है, किंतु यदि घर में प्रसव कराया गया है तो इन सब चिकित्सा का अभाव रहता है। नवजात शिशु का रुदन, आपने भी देखा कि नवजात शिशु जैसे ही जन्म होता है उसका, तो जैसे भारी वातावरण में आता है तो वह बाहर की वायु के संपर्क में आता है। तो बाहर की वायु के संपर्क में आते ही उसमें रुदन अपने आप ही आरंभ कर देता है। यदि वह नहीं रोता है तो उसे रुलाने का प्रयास किया जाता है, और अनेक तरीके से प्रयास करने के बाद भी जब नहीं रोता है तो तब बाल विशेषज्ञ को अवश्य दिखाया जाना चाहिए। यदि घर में प्रसव है तो सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर अस्पताल में अगर ऐसा होता है तो जो डॉक्टर हैं वो नाक के द्वारा ऑक्सीजन देने का प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शिशु का मलमूत्र त्याग। जन्म के 1-2 दिन तक शिशु चिपचिपा व काला सा मल करता है, जिसे मेकोनियम कहते हैं। यदि शिशु मल त्याग न करे या इस प्रकार का मल न करे तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि यह गंदगी मल के रूप में ही शिशु के शरीर से बाहर निकलती है, जो बहुत आवश्यक है। 2-3 दिन बाद पीला तथा गाढ़ा मल त्याग करने लगता है। यदि ऐसा न करे तब भी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। जो शिशु माँ का दूध पीते हैं वे पीले रंग का छितरा व मल त्याग करते हैं। जो शिशु बोतल से दूध पीते हैं वे कड़ा और दुर्गंध युक्त मल त्याग करते हैं। जन्म के 2-3 घंटे बाद ही बच्चा मूत्र त्याग करता है। यदि 12 घंटे तक शिशु मूत्र त्याग न करे तो निचले भाग से पेंडू के ऊपर देखना चाहिए कि उभार तो नहीं है। यदि हो तो उसे टब बांध देना चाहिए। यदि इस पर भी शिशु मल त्याग नहीं करता है तो तुरंत किसी चिकित्सक को दिखाया जाना चाहिए। अर्थात मतलब बच्चे के जन्म होने के 12 घंटे के अंदर ही ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ने मल त्याग किया है या मूत्र त्याग नहीं करता है, तो उसे तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शिशु का प्रथम आहार। बच्चे के जन्म के पश्चात दूध कब पिया जाना चाहिए, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित है। कुछ का कहना है कि जन्म के 1 दिन बाद देना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि जन्म के 2-3 दिन बाद देना चाहिए, किंतु सामान्यतः जन्म के 8 घंटे बाद ही माता का दूध दे देना चाहिए। शुरू में माता का दूध पीलापन लिए हुए गाढ़ा प्रोटीन युक्त होता है, जो बच्चे की पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जन्म के पश्चात बच्चे को माता का दूध न मिले तो उसे शहद चटा देना चाहिए, या चम्मच से ग्लूकोज मिलाकर पानी बूंद बूंद करके बच्चे के मुंह में टपका देना चाहिए।
किसी कारणवश माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है तो बच्चे के ऊपर को दूध देना चाहिए। ऊपर का दूध पाउडर का दूध या फिर गाय का दूध दिया जा सकता है। ऊपर का दूध गुनगुना कर बोतल में भरकर बच्चे को पिला देना चाहिए। जहाँ तक प्रयास करना चाहिए कि माता का दूध ही बच्चे को मिल सके, क्योंकि यह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। बच्चे को बोतल मुंह से लग जाए तो फिर वह माता का दूध नहीं पीता है। माता के दूध में बोतल के दूध से ज़्यादा प्रयास बच्चे को करना पड़ता है। अतः यह है कि बच्चे को प्रथम आहार उसका माँ का ही दूध से बच्चों को देने का प्रयास करना चाहिए। अगर कहीं किसी कारणवश अगर कुछ परेशानी है तभी बोतल का दूध देने का दिया जाता है। और शिशु को स्तनपान कराना, स्तनपान के कुछ तरीके दिए गए हैं कि शिशु को किस प्रकार से स्तनपान कराया जाना चाहिए। बच्चे को कभी भी बिठाकर दूध नहीं पिलाना चाहिए। प्रसव के 2-3 दिन तक तो माँ प्रसव पीड़ा के कारण कमज़ोर हो जाती है, उसे बैठने में परेशानी होती है, अतः तकिए के सहारे बैठकर बच्चे को गोदी में लेकर दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को गोद में लिटाकर जिस ओर से स्तनपान कराना हो उससे और मुंह कर शिशु को सिर रखें और दूसरे हाथ की उंगली से स्तन के मुखाग्र पकड़े बच्चे के मुंह में डालना चाहिए। आप यहाँ पे एक चित्र दिखाया है, इसमें आप देखकर समझ सकते हैं। प्रायः अनभिज्ञता के कारण प्रसव काल के बाद का माँ का दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। ऐसा कदापि न करें। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रसव काल के बाद प्रथम दिन का दूध बच्चे से अधिक रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। स्तनपान कराने के पहले स्तन के अग्रभाग को स्वच्छ जल से धो देना चाहिए। जब तक माँ के दूध में शिशु को पुनः आहार मिलता रहे तब तक उसे बाहर का आहार नहीं देना चाहिए। स्तनपान कराने के लिए पूरे समय को निर्धारित समभागों में बांट लेना चाहिए। कुछ महिलाएं हल्का फुल्का बुखार होने पर शिशु को स्तनपान नहीं कराती है, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि बच्चे के जन्म लेने के बाद ही उसे माता का दूध अवश्य पिलाना चाहिए। उसके बाद उसके बाद स्तनपान का समय, जैसे 1 से 3 महीने पर उसे 6 से 8 बार पिलाना चाहिए, जब बच्चा 1 से 3 महीने तक है। उसके बाद जब बच्चा 4 से 6 महीने तक हो जाता है तो उसे 5 या 8 बार, और जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब 7 से 12 महीने का हो जाता है, साल भर तक, तो उसे 3 से 4 बार ही दूध दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्तनपान के लाभ। आरंभ से ही दूध में माँ के स्तन से निकलता है कोलोस्ट्रम्स कहते हैं। इस दूध में रोग के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, अतः यह दूध पीने से शिशु के शरीर में रोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं। माँ के दूध की प्रोटीन पचने योग्य होती है, जबकि गाय के दूध में प्रोटीन ज़्यादा होती है जो शिशु पचा नहीं पाता है। इसलिए बच्चे को गाय के दूध में पानी मिलाकर दिया जाना चाहिए। दूध को बनाना नहीं पड़ता है, वह शुद्ध होता है। दूध के सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकता अनुसार ही मिले होते हैं, केवल विटामिन बी व डी तथा लोहा कम होता है। जन्म के समय शिशु के पाचन अंग पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, अतः यह दूध पतला होता है और शिशु की अवस्था बढ़ाने के साथ साथ यह भी गाढ़ा भी होता है। स्तनपान कराने से शिशु की भूख तो शांत होती है और साथ में माँ की ममता भी बढ़ती है। स्तनपान कराने से स्त्री के रोग में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इससे स्त्री का गर्भाशय प्रभावित होकर पूर्व की स्थिति में आने लगता है। इसमें विशेषकर दस्त रोग से बचाव करने वाला खास तत्व होता है। स्तन रोग व बच्चेदानी के कैंसर रोग स्तनपान कराने वाली महिलाओं की अपेक्षा न कराने वाली महिलाओं में अधिक पाए जाते हैं। अर्थात मतलब जन्म लेने के बाद बच्चों को स्तनपान कराया जाना चाहिए। ये बीच का एक पेज छूट गया है, इसमें वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। शिशु को प्रथम स्नान कराने के लिए क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, मतलब ध्यान देना है कि स्नान कराते समय कहीं पानी या साबुन कान में ना चला जाए, आँख में ना चला जाए, ऐसे स्थानों से उसे बचाना चाहिए। और नवजात शिशु का वजन, और समय समय पर नवजात शिशु का वजन भी करते रहना चाहिए। शिशु को वस्त्र पहनाना, जो नवजात शिशु होते हैं उनको वस्त्र पहनाने के लिए उनके वस्त्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका वस्त्र हल्का होना चाहिए, कोमल होना चाहिए और आगे से उसके बटन खुले होने चाहिए जिसे आसानी से उसे पहनाया जा सके। शिशु को सुलाना, और अब शिशु को सुलाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि नवजात शिशु है उसे
नवजात शिशु को सुलाने के लिए शिशु को पालनी में सुलाना चाहिए। यदि पालने की अवस्था न हो तो उसे अलग चारपाई या खटोले पर लेटाना चाहिए और पालने में गद्दी के बाद, रबड़ के बाद, कपड़े की बनी बिछौनी के बाद चादर लगा लेनी चाहिए। मतलब सुलाने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे का थोड़ा सा बचा है, उसको हम नेक्स्ट जब आपकी अगली क्लास होगी तब उसमें बताएंगे। क्लियर?